तुम एक काली परी हो। This story is a work of fiction. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. The content is created solely for entertainment purposes and is not intended to offend or misrepresent any individual, group, or culture. Listener discretion is advised for sensitive themes. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon to stay updated with more stories from Nikki Narrates US. एपिसोड 1। सुनते रहिए निकी ऑडियो स्टोरीज। आप एक काली परी हैं। तुम मेरे प्यार हो। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि किसी को उसके रंग रूप के लिए ताना मारना या मजाक उड़ाना कितना जहरीला हो सकता है। आग से जला हुआ घाव शायद समय के साथ भर जाए, लेकिन शब्दों से दिया गया घाव वह कभी नहीं भरता। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है। शरीर पर लगे घाव पर मरहम लगाया जा सकता है, लेकिन अपमान के जहर में डूबे शब्द किसी को अंदर से तोड़ देते हैं। वो आत्मा को अपंग कर देते हैं, और जब ये जख्म भीतर होते हैं तो न तो कोई देख पाता है और न ही समझ पाता है। मैं खुद इन जख्मों से गुजरा हूँ, और अगर मेरी यह कहानी सिर्फ 2 दिलों को भी छू पाए तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। चलो अब सुंदर चेहरे से नहीं, सुंदर दिलों से प्यार करें। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। वह लड़की ब्रश लंबा आईना सामने रखकर खड़ी थी। चेहरे को कभी दाईं तरफ घुमाती, कभी बाईं तरफ। अपने आप से बोली, तुम एक काली परी हो, और मुस्कुराकर लिपस्टिक उठाई। तभी पीछे से एक ताना भरी आवाज आई, काले होठों पर गुलाबी क्या करेगा? ये मीना थी, उसकी दोस्त, या शायद सिर्फ साथ बैठने वाली। बाकी 4-5 लड़कियां जो वहीं मेकअप कर रही थीं, जोर से हंस पड़ी। ब्रश ने लिपस्टिक को कसकर पकड़ लिया, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाकर अपने होठों पर रंग चढ़ा लिया। उसकी आंखें अब भीगी थीं, एकदम तालाब जैसी, शांत लेकिन गहरी। आईने में खुद को देखा। जो चेहरा अभी कुछ पल पहले काली परी लग रहा था, अब एक जोकर जैसा लग रहा था। उसी पल बचपन की सारी आवाजें फिर से गूंजने लगीं। एक रुपई, ब्लैकी, गुंडू पुसानिका, छोटा हाथी। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा, फिर धीमे से कहा, मीना, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। मीना ने टोका, अरे विदाई पार्टी में 2 दिन बचे हैं, अब डांस प्रैक्टिस कौन करेगा? ब्रश का जवाब हल्का सा था, लेकिन दर्द भारी। मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी और को ले लो मेरी जगह। बिना कुछ सुने वह वहां से चल दी। वे सब 11वीं के छात्र थे जो 12वीं की विदाई के लिए मंचन कर रहे थे। जैसे ही ब्रश निकली, किसी ने पीछे से कहा, छोड़ो यार, नखरे हैं उसके, नाच नहीं सकती तो न सही। उन शब्दों ने ब्रश के दिल में एक और कट लगा दिया। उसने खुद को आईने में एक बदसूरत चीज की तरह देखा। भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अपने होठों को दबाया, आंसुओं को रोका और साइकिल उठाकर चल पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक दुखी इंसान है। दृश्य बदलता है। एक मैदान में क्रिकेट चल रहा है। अध्यामन, इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष का छात्र, मैच जिताने के लिए अंतिम बॉल खेलने जा रहा है। बल्ले को जमीन पर 2 बार थपथपाता है, अपनी पकड़ मजबूत करता है। बॉल आती है, वह जोर से मारता है, छक्का। लेकिन गेंद दूर जाकर ब्रश के कंधे पर लगती है, जो चुपचाप साइकिल चला रही थी। सिक्सर मचान, सुपर। मैदान में जश्न। लेकिन अध्यामन की नजर उस लड़की पर टिक गई जो कंधा पकड़कर बैठी थी, रो रही थी। वही ब्रश। उसका दिल कसक उठा। लोग जुट गए। किसी ने कहा, कॉलेज वाले बच्चों ने मारा है। मीना के घर से लेकर ब्रश की माँ तक भीड़ इकट्ठा हो गई। जेसन, अध्यामन का दोस्त, बोला, अरे बस हल्का सा लगा है, चोट नहीं आई है। लेकिन फिर वो शब्द फेंके गए जो आग से भी तेज जलते हैं। यहाँ तो सब कुछ काला ही काला है, चोट कहाँ दिखेगी? ब्रश के लिए यह आखिरी वार था। चलो माँ, घर चलो, कहकर वो भागी और घर में गायब हो गई। अध्यामन चुपचाप खड़ा रहा। वो झाड़ी की तरफ देखता रहा जहां ब्रश भाग कर गई थी। उसकी आंखों में वो दृश्य बस गया।
एक लड़की अकेली, टूटी हुई, अदृश्य आंसू बहाती हुई। अगला भाग, क्या अधियामन उसे फिर देख पाएगा? क्या ब्रश कभी फिर खुद से प्यार कर पाएगी? सीन, किचन में माँ कर्पगम गुस्से में बोलती है, धूरी अब कितनी देर सोती रहेगी? उठ, स्कूल के लिए देर हो रही है। कैमरा कट, बेडरूम में धूरी उठती है, थकी हुई, उसके कंधे में दर्द। धूरी बड़बड़ाती है, कहाँ से आया वो बेवकूफ, दूध डाल दिया मेरे ऊपर, खुद को धोनी समझता है, सिक्सर मारा और भाग गया। मैं ही दुखी थी, इसलिए बच गया वो, वरना उसी वक्त खत्म कर देती। किचन से माँ फिर चिल्लाती है, धूरी उठ गई क्या? बेडशीट तकिया सब फोल्ड करके रख दे। धूरी देखती है कि दीदी की बेडशीट वैसी ही पड़ी है। अम्मा, दीदी की बेडशीट मैं क्यों फोल्ड करूं? उन्हें खुद करने को बोलो ना। कर्पगम ताने में, वो तो सुबह सुबह कॉलेज निकल गई, तू ही लेट जा रही है, तू फोल्ड कर दे तो क्या हो जाएगा? धूरी बाहर आती है, दीवार पर फैमिली फोटो की तरफ नजर जाती है। कैमरा झूम करता है फोटो पर। माँ और दीदी का चेहरा गोरा, धूरी और पापा का चेहरा थोड़ा सांवला। धूरी की आंखों में सवाल। माँ उसे देखती है और पास आकर कहती है, क्या अब भी वही सवाल पूछेगी? अम्मा, मैं काली क्यों हूँ और दीदी गोरी क्यों? हर दिन यही सवाल सुन सुनकर मेरे बाल सफेद हो गए हैं धूरी। अब स्कूल के लिए निकल। धूरी चुप नहीं होती, माँ के पीछे पीछे चलती है। अम्मा, सच्ची में बताओ ना, ऐसा क्यों? माँ स्नेह में, क्या करूं मैं, दीदी मुझ पर गई है और तू अपने पापा पर। रंग का क्या है धूरी? तू चाहे काली हो, लेकिन कला है तू। सुंदरता सिर्फ रंग में नहीं होती। धूरी थोड़े ताने में, हाँ हाँ, तू तो मेरी माँ है। काली काकी का बच्चा भी उसे सोना ही लगता है। वैसे भी आज स्कूल नहीं जा रही, हाथ में बहुत दर्द है। माँ कड़क आवाज में, क्या कहा? स्कूल नहीं जाएगी? अरे आज तो फेयरवेल है, एक हफ्ते से डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। अब क्या बहाना है? प्यारी सी एंट्री बबीता की, दोस्त जो सीधे किचन से इडली उठाकर खाने लगती है। कर्पगम, बबीता, धूरी कह रही है स्कूल नहीं जाएगी, बहाना बना रही है। बबीता सीधा धूरी के रूम में घुसती है। डार्लिंग, फिर से सोने चली क्या? चलना, स्कूल चलते हैं। धूरी उदास होकर, मैं नहीं आ रही। बबीता चुपचाप बाहर झांक कर देखती है, माँ आ रही हैं या नहीं। फिर धीरे से कहती है, मीना ने जो कहा वो मुझे भी पता चला, लेकिन तू जानती है ना, वो हमेशा से खुद को ऐश्वर्या राय समझती है। उसे छोड़। धूरी थोड़े आंसू दबाते हुए, लेकिन वो गलत कहाँ कहती है? मैं ना सुंदर दिखती हूँ, ना अच्छा डांस करती हूँ, मैं उस टीम में होना डिजर्व ही नहीं करती। बबीता प्यार से, अरे यार, ये सब छोड़, मैं गाना गाने वाली हूँ आज, सिर्फ मुझे देखने के लिए भी तू नहीं आएगी क्या? धूरी मुस्कुराती है, लेकिन दर्द अभी भी छुपा हुआ है। इसीलिए ही तो डर लग रहा है। मैं आज नहीं आ रही, हाथ भी दुख रहा है, आराम कर लूंगी। बबीता प्यार से उसका सिर थपथपाती है। चल उठ, रेडी हो जा, स्कूल से निकलकर सीधा घूमने चलते हैं। धूरी एक्साइटेड होकर, सच में? तब तो मजा आ जाएगा। वो उठकर बाथरूम की ओर भाग जाती है। पियो, जहां माँ से कहने में हिचक होती है, वहां दोस्त से कहना आसान होता है। यही होती है असली दोस्ती। सीन 2, अधियमान का इंट्रोडक्शन। सुबह 5 बजे का सीन। अधियमान खुद ही उठकर एक्सरसाइज करता है, फिर आज के कॉलेज के काम चेक करता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर भाई और पिता बैठे हैं। अधियमान चुपचाप बाहर जाने लगता है। पापा, गंभीर आवाज, अधियमान, कॉलेज को अभी टाइम है, आकर खाना खा ले। वो आता है, बैठकर खाता है। पिता बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। पत्नी की मृत्यु के समय भी वो विदेश में थे। उनके लिए सबसे जरूरी काम है। बड़ा बेटा बिजनेस में आ चुका है, अब अधियमान को भी वही रास्ता दिखाना है। लेकिन अधियमान, जो बहुत टैलेंटेड है, माँ की मौत के बाद काफी शांत और अलग हो गया। भाई चुप्पी तोड़ता है। अधिया, 2 दिन पहले सुनने में आया तुम पास की कॉलोनी में जाकर क्रिकेट खेल रहे थे। उन लड़कों से दूर रहो। मैं कहूं तो अपने फ्रेंड्स से कहकर तुझे क्लब में दिलवा दूं। अधियमान नाराज होकर देखता है। पिता कड़क आवाज, अधियमान, मैंने कितनी बार कहा उन लड़कों से दूर रहो। बचपन में साथ पढ़े हो तो क्या, अब हमारा लेवल बदल चुका है।
अपने जैसे लोगों से दोस्ती करो। अधियमान बिना एक शब्द बोले उठता है और बाहर चला जाता है। पियो, वो लड़का जो कभी सबसे बातूनी था, अब चुप रहना सीख गया है। माँ की मौत के बाद बाइक लेकर निकलते ही फोन आता है। स्क्रीन पर जय नाम चमकता है। जय खुश होकर कहता है, माँ चान, तेरा कॉलेज का टाइम हो गया क्या? मेरी बहन स्कूल में कुछ भूल गई है, फेयरवेल है उसका, तू मुझे स्कूल छोड़ देगा क्या? अधियमान बिना सोचे, बस आ ही रहा हूं भाई। एपिसोड एंड। आगे क्या होगा? क्या धूरी का कॉन्फिडेंस लौटेगा? अधियमान की मुलाकात किससे होगी स्कूल में? दोस्ती, रंगभेद और आत्मस्वीकार की इस कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? सब्सक्राइब कीजिए अगले एपिसोड के लिए। स्टे ट्यून्ड। आप लड़का हैं या लड़की? कलाकार जो गाल पर हाथ रखे मंच पर चल रहा था और नृत्य प्रदर्शन देख रहा था, सदमे की स्थिति में था। उसे नृत्य इतना पसंद है कि उसे उन चीज़ों से भी दूर रहना पड़ता है जिनसे वह सबसे अधिक प्यार करती है। लेकिन अब उसे मंच पर उनके साथ नृत्य करना होगा। लेकिन वह उन्हें पापपूर्ण भाव से देख रही थी, यह सोचकर कि वे ही नाच रहे हैं और उसे अकेला छोड़ रहे हैं। पवित्रा जो उसके बगल में बैठी थी, उसके कान के पास झुकी और बोली, क्या बात है डार्लिंग? पवित्रा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसे घूरते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी। मैं जा रही हूँ, तुम देखो और सब्र रखो। उसने उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से उठने की कोशिश की। प्रिय प्रिय, अब मेरा समूह गायन है, कृपया इसे समाप्त करें और चलें। बस मेरा साथ दो प्रिय, उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा और वहाँ से उठ गया। ब्रश जो वहाँ कोई और चारा न होने के कारण बैठी थी, ने कमरे में इधर उधर देखा और कहा, वह कहाँ गया है? सब लोग यहाँ हैं, वह कहाँ गया है? उसने अपनी सहेली को पूरी जगह ढूंढा और वहाँ मौजूद छात्र से पूछा, भारत भारती कहाँ है? यह सुनकर वह शरारत से हंसा और बोला, मुझे लड़कियों से पूछना चाहिए कि वह कहाँ है। अगर मैं लड़के से पूछूं तो मुझे कैसे पता चलेगा? वह हंसा और उसके पास खड़े 2-3 और छात्र भी हंस पड़े। उसने अपनी ब्रश मित्र भारती को देखा जो उन्हें घूर रही थी और बिना किसी को परेशान किए कमरे से बाहर आ गई। उसी समय अधियमान की बाइक तेजी से आई और स्कूल में घुस गई। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोका और अंदर न जाने को कहा। अधियमान के पीछे बैठे जेसन ने कहा, भैया आपने कहा था कि जल्दी आ जाओ, तो मेरी बहन ने कहा था कि वो कुछ डांस कर रही थी। प्रोग्राम खत्म होने वाला है, हम जाकर उसे ये दे देंगे और तुरंत बाहर आ जाएंगे। भैया, सुरक्षा गार्ड के पास उन्हें अंदर जाने देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मध्यम गति से अपनी बाइक चलाते हुए और पास में एक स्थान पर रुकते हुए अधियमान ने कहा, जल्दी करो और इसे मुझे दे दो। बेटा, तुम भी वाड़ा जाकर सारा नृत्य देख सकते हो, जय ने उसे आमंत्रित करते हुए कहा। अधियमान ने उसे हल्के से घूरा, फिर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। जय ने उससे हाथ मिलाया और उसे प्रणाम किया। माफ करना, मैंने तुम्हें बिना जाने ही फोन कर दिया। हमें लड़कियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को हमारे पीछे आना चाहिए, तो तुम क्यों नहीं आते और मुझे इसके लिए मारते हो? मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि तुम मेरे दोस्त हो, उसने कराहते हुए कहा और चला गया। आह भरते हुए अधियमान ने गाड़ी रोकी और उस पर झुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि 4 या 5 छात्र एक साथ इकट्ठे हुए थे और किसी को चिढ़ा रहे थे। उसने देखा कि उसके पास था स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक छात्र से रूखेपन से पूछा गया, अरे भारती, तुम आज यहाँ सिर्फ चंदन लेकर आई हो, उस पर केसर क्यों नहीं लगाती? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई पैकेट खरीद सकता हूँ? उसके पास खड़ा एक और व्यक्ति बोला, अरे तुम्हें कुछ पता है? वह आंखों में स्याही लगाकर मेरी माँ के पास आया था। अगर नहीं तो मुझे लगता है कि अगली बार वह लिपस्टिक लगाकर आएगा। वह हमारी क्लास की लड़कियों का सारा मेकअप चुरा लेगा। वह उसे नीचा दिखाने लगा। उनके सामने उनके चेहरे शर्म से तड़प रहे थे। भारती ने कोमल स्त्रीवत स्वर में कहा, देखिए, मुझे अनावश्यक रूप से परेशान मत कीजिए, मेरे लिए रास्ता दीजिए, मुझे जाना है। सभी छात्र जोर से हंसे और पूछा, भारती
फिर से बोलो, तुमने कहा था कि तुम गाना गाओगी। क्या तुम पुरुष स्वर में गाओगी या महिला स्वर में? उन्होंने भारतीय का हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। यह सब देख रहे अधियामा को अचानक क्रोध आ गया। वह जानता था कि स्कूल कॉलेजों में छात्रों का एक दूसरे को इस तरह से मजाक करना और चिढ़ाना सामान्य बात है, लेकिन यहाँ जो हो रहा था वह उसके लिए वैसा ही था। उपस्थित नहीं हुआ अधिमान यह देख नहीं सका कि वे सब उसके सामने उस छात्र की छोटी सी खामी उजागर कर रहे हैं और उसे बदनाम कर रहे हैं। उसने गुस्से से अपने हाथ मरोड़े और उसे वहां से जाने के लिए कहा। उसी समय उसने एक तेज आवाज सुनी और चलना बंद कर दिया। अगर वह ब्रश, जो वहां चमगादड़ की तरह खड़ा था, उस छात्रा के गाल पर थप्पड़ मार देता जो भारती का हाथ पकड़े हुए थी, वहां केवल एक ही कमरा था और उसकी 5 उंगलियां उसके गाल पर दबी हुई थीं। दांत पीसते हुए उसने आह भरी और लाल आंखों से छात्रों को घूरने लगी। भारती की ओर मुड़कर उसने पूछा, अरे क्या तुम सब बदसूरत हो? उसी गुस्से भरे स्वर में उसने कहा, अगर भारती कुछ कह रहा है तो तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? वह तो 4 थप्पड़ मारने लायक है। उसने जल्दी से भारती का हाथ छात्र के हाथ से छुड़ाया और उनके बीच खड़ी हो गई। अगर वह नशे का शौकीन है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर वह स्याही का शौकीन है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम स्कूल में सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो और तुम जो चाहो कर रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह बात नहीं कर रहा है। क्या आप बोलते हैं? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम इस तरह बात करती हो तो क्या इसका मतलब है कि तुम बच्ची हो? तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल भेजने के लिए निर्माण कार्य में लगी है। तुम खून पसीना एक करके कमाए पैसों से यहाँ आई हो और तुम बस यहाँ खड़ी होकर मुझे चिढ़ा रही हो। तुम इंसान भी नहीं हो। भारती ने डांटते हुए उसे वापस घसीटा, जो फिर से पिटने वाली थी। दूरी की कोई जरूरत नहीं, कोई समस्या नहीं, चलो चलें, उसने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे दूर खींच लिया। उसकी ओर खींचे चले आ रहे ब्रश ने कहा, मुझे जाने दो भारती, तुम इतनी शांत हो कि सब तुम्हारा इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। अज्ञानी, तुम हर समय वहां खड़े होकर उनसे बातें क्यों करते रहते हो? उसने गुस्से और अहंकार से कहा और वहां से चला गया। उसका क्रोधित चेहरा देखकर भारती मुस्कुराई और बोली, मुझे डर लग रहा है जब मैं तुम्हें, उग्रवादी को, इतने क्रोधित अवस्था में देखती हूँ। जब तुमने उसका चेहरा देखा तो वह तुरंत पीला पड़ गया और तुम्हारा हाथ तुरंत उसके गाल पर दब गया। ब्रश के लिए यह बहुत मुश्किल था। समाज चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, भारती जैसे लोगों के आसपास के लोग आज भी उन्हें गालियां देते और चिढ़ाते हैं। मेरे लिए आपको यह बताना इतना कठिन है कि आप अश्वेत हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पुरुष हैं या महिला। हालांकि वह अपने दिल में इस बात को लेकर परेशान थी कि वे कैसे चिढ़ाए जाने और मजाक उड़ाए जाने को सहन कर सकते हैं, लेकिन वह यह नहीं दिखाना चाहती थी और न ही उसे कष्ट देना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, पवित्रा और मैं बाहर जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और वहां चली गई। अधियामन इतनी देर से बिना पलक झपकाए, भौहें सिकोड़े और झाड़ियों में गहराई से देखते हुए ये सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये वही लड़की थी जिसे उस दिन क्रिकेट खेलते समय गेंद लगी थी। उस दिन वह एक साधारण गेंद गिरने के कारण बहुत रो रही थी, लेकिन आज वह किसी क्रांतिकारी लड़की की तरह व्यवहार कर रही है और खुद को आश्चर्यचकित कर रही है। देख रहे तभी जय ने बिल्डिंग की पहली मंजिल से आवाज लगाई, मचान, 1 मिनट के लिए ऊपर आओ। अपने मित्र की आवाज सुनकर अधियामन ने अपनी आंखें झाड़ियों से हटा ली, ऊपर देखा और सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह आ रहा है और फिर चला गया। उसी समय उसने जय की आवाज सुनी और ऊपर झाड़ की तरफ देखा। वह मुड़ी और देखने लगी कि वह किससे बात कर रहा है। उसने देखा कि अधियामन वहां बाइक पर झुका हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। उसने दांत पीसते हुए उसे घूरा और सोचा, यही वह है जिसने उस दिन क्रिकेट खेलते हुए मेरा हाथ तोड़ दिया था। उसकी नजर बाइक पर गई। इस बात से अनजान कि वह उसे देख रही है, अधियामन वहां सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। वह ब्रश, जो उसके गायब होने तक उसे देख रहा था, बोला, भारती, अंदर जाओ, मैं नहीं आऊंगा, और उसे जाने को कहा। मुझे लगता है कि बावी गा रही है, तुम कहाँ जा रही हो?
उसने उसे पकड़ते हुए और दूर खींचते हुए कहा, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं उसे जल्द ही निपटा दूंगी। तुम जाओ भारती, उसने कहा और उसे धक्का देकर तेजी से बाइक की ओर दौड़ पड़ी। भारती ने उसे थोड़ा डरते हुए देखा, सोच रहा था कि वो क्या कर रही है। उसे लगा कि वो कोई शरारत करने वाली है। उनके पास दौड़ो, उसे रोकने वाले ब्रश ने कहा, ऐसे खड़े रहो जैसे मुझे छुपा रहे हो, और उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया। कुछ ढूंढते हुए वह वहां पड़ा एक पत्थर उठा लाई और बाइक का शीशा तोड़ने लगी। इसे तोड़ने के लिए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खिल उठी। उसने मुझे डांटा, क्या तुम मेरा हाथ नहीं तोड़ना चाहते, जैसे मैं कोई बड़ा विश्व कप मैच खेल रही हूं? वह एक अप्रकाशित पेंटिंग है, रुकावट के लिए खेद है। लड़के को उस समय गुस्सा आया जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने उस दिन स्कूल में उसे क्रिकेट की गेंद से मारा था। उसने सोचा कि वह महान धोनी की तरह मुझे थप्पड़ मारकर भाग जाएगा, लेकिन वह वहीं खड़ा था और उसने अपनी बाइक का शीशा तोड़ दिया। जब अधियामन, जो यह सब देख रहा था, ने पुकारा, अरे, तो उसने उसकी आवाज सुनकर ऊपर देखा, जल्दी से भारती को खींच लिया, भाग गई और गायब हो गई। वह जल्दी से नीचे उतरा और अपनी कार के शीशे में देखने लगा। तभी वहां आया उसका दोस्त जय, चौंक कर बोला, अरे क्या हुआ, शीशा टूट गया है, यह किसने किया? उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना आदियामन ने उस स्थान की ओर देखा जहां वह भागी थी, ये सोचते हुए कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और वहां से चला गया। भारती, जो सीढ़ियों के नीचे छिपी हुई थी, ने पूछा, तूरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह दुखी होकर पूछता है, अब वह क्या करेगा? चुप रहो भारती, उसने कहा, उसे दूर धकेलते हुए, झाड़ियों में झांकते हुए, और यह देखकर कि अधियामन गाड़ी जा चुकी है, उसने राहत की सांस ली। ठीक है, चलो चलें, उसने कहा, और सभागार में प्रवेश किया तथा उसकी मित्र पवित्रा अपना गाना समाप्त करके ठीक समय पर बाहर आ गई। पवित्रा ने अपनी दोस्त को घूरते हुए कहा, जब मैं गा रही थी तो तुम दोनों अंदर नहीं थे, चले जाओ, मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। वह उदास होकर बाहर चली गई। भव्य, तुम्हें एक छोटी सी समस्या है, इसलिए ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाती हूं, उसने कहा। बाबी एक पल के लिए रुकी और उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? ब्रश ने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालते हुए बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराया। बाबी ने उसे संदेह से देखा और पूछा, तुम्हें यह पैसा कहां से मिला? मैंने नृत्य कार्यक्रम के लिए पोशाक खरीदने के लिए घर पर पैसे बचाकर रखे थे, लेकिन अब तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए हम यह ले सकते हैं, उन्होंने कहा और भारती और बाबी को अपने साथ ले गए। अधियामन कॉलेज में अपनी कक्षा में दाखिल हुए और सीधे अपनी सीट पर चले गए। वहां मौजूद सभी छात्र चुपके से उसकी ओर देखने लगे। जैस्मिन, तुम्हारा आदमी आ गया है, तुम्हें आज ही उससे शादी का प्रस्ताव रखना चाहिए, उसने कहा। लाल पोशाक में सुनहरे सितारे की तरह चमक रही चमेली ने एक आंख से अधिमान को देखा और हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ अपने दोस्त पर गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, चुप हो जाओ जैस्मीन, अगर तुम अपने पीछे की वेश्याओं को देखोगी तो तुम्हें शर्म आएगी, उसने कहा। जैस्मिन ने बोलते समय अपने खुले बालों को खूबसूरती से अलग किया। इनमें से कोई भी अधिमान के आसपास भी नहीं आ सकता, जैस्मिन ने एक प्रकार के अहंकार के साथ कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो, तुम उसकी ऊंचाई, वजन और रंग के हिसाब से बिल्कुल सही जोड़ी हो। उसकी पहले से ही काफी मांग है, इसलिए उसे जल्दी से बता दो कि तुम उससे प्यार करती हो, उन्होंने उसे अभी भी पकड़े हुए कहा। अधियामन, जो इन बातचीतों से अनजान था, ने अपने साथ लाया हुआ नोट उठाकर मेज पर रख दिया। उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें से एक कांच का टुकड़ा निकला हुआ था और उसके अंगूठे में चुभ रहा था। एक पल के लिए तो वह असमंजस में पड़ गया कि इसमें कांच का टुकड़ा कैसे है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह कांच का टुकड़ा था जो उसकी बाइक से टूटकर आया था, और ब्रश का चेहरा उसके सामने आ गया। उसके चेहरे की अपेक्षा उसके कार्यों ने उसे अधिक प्रतिष्ठित बना दिया। वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वह द्रविड़ के रंग की है, मानो उसने अपने शरीर पर कर्म गिल लगाया हो। यहां तक कि जो लोग बारिश का आनंद नहीं लेते हैं, वे भी बारिश के बादलों का आनंद लेते हैं, लेकिन जब उस बारिश के बादल का रंग उनके चेहरे पर आता है तो वे बस उस पर थोड़ा सफेद मेकअप लगा लेते हैं। वह एक अप्रकाशित पेंटिंग है, वह उन मानदंडों पर खरी नहीं उतरती जो विज्ञापनों में सुंदरता के लिए दिखाए जाते हैं। वह तमिलनाडु की कलात्मक सुंदरता है,
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने हाथ पर लगे खून को देखते हुए उसे ब्रश की याद आई। पहली बार उसे देखते ही उसे याद आया कि कैसे उसने उसे एक छोटे बच्चे की तरह देखा था, आंखों में आंसू लिए होंठ काट रही थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो औरत आज इतनी बहादुरी से आकर अपना चश्मा तोड़ गई, वो उस दिन गेंद लगने पर इतना रोएगी। वो आकर उससे लड़ने वाली नहीं है। अगर वह ऐसा करती तो वह इस तरह नहीं रोती, लेकिन वह जानता था कि वह उसकी वजह से नहीं रो रही है। यह निश्चित लग रहा था। तभी जय उसके पास आकर बैठ गया और बोला, भाई, तुम्हारे हाथ पर कौन सा खून लगा है? और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज सुनकर जैस्मिन ने पीछे मुड़कर घबराहट से पूछा, यह खून क्या है? जैसे ही वे पास आए, अधियामन ने उससे हाथ मिलाया और कहा, चिन्नाथ, तुमने बस कांच का टुकड़ा तोड़ा है, बस। जैस्मिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह उससे बात भी नहीं कर रहा है और वह यह बात अपने दोस्तों के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। आदि, मेरे पिताजी ने तुम्हें और चक्रवर्ती अंकल को रात के खाने पर आमंत्रित किया है, क्या तुम आओगे? उन्होंने पूछा। जब उसने अपने पिता का नाम सुना तो वह क्रोधित हो गया और अपने खून से सने हाथ से मेज पर मारा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कॉलेज में पारिवारिक मामलों पर बात मत करना जैस्मिन। तुम यहां सिर्फ मेरी सहपाठी हो, मेरी पारिवारिक मित्र नहीं। कक्षा में मेरे पिता का नाम दोबारा मत लेना, उसने गुस्से से कहा, मुंह काटते हुए और थूकते हुए जल्दी से उठकर बाहर चला गया। जैस्मीन का चेहरा काला पड़ गया। वह चाहती थी कि काश वह आज उससे अपने प्यार का इजहार कर पाती, लेकिन वह इस तरह का व्यवहार सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह बहुत सहजता से बात करता है और यह उसके प्यार को दर्शाता है। यदि आप वहां खड़े होकर यह सोच रहे हैं कि यदि आप उसे बता देंगे तो वह क्या करेगा, उस प्रसिद्ध आइसक्रीम पार्लर में बैठे आदमी ने कहा, अगर भाभी उदय नहीं आ रहा है तो उसे फोन करके कहो कि वह भी आ जाए। डार्लिंग, तुम्हारे पास जो 500 रुपए हैं वे हम तीनों के लिए काफी होंगे। तुम उदय को बुला क्यों नहीं लेती? मुझे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वह आ गया तो मैं आजाद नहीं रह पाऊंगी, उसने कहा। उदय पवित्रा का प्रेमी है जो दूसरे ग्रुप में पढ़ता है। वे दोनों उसके बारे में बात कर रहे थे। भारती, जो ब्रश के पास बैठी थी, ब्रश के हाथ में लगे नेल पॉलिश को देख रही थी। उसे देखकर ब्रश ने कहा, भारती, ये नेल पॉलिश बहुत सुंदर है, क्या तुम्हें मेरी बहन वाली नेल पॉलिश चाहिए? और अपने बैग से निकालकर उसे दे दी। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठी। पवित्रा, जो उसके हाथ से ब्रश छीनने ही वाली थी, बोली, टूरी, तुम क्या कर रहे हो? स्कूल में तो सब उसे चिढ़ा ही रहे हैं, अब तुम उसे नेल पॉलिश और काजल खरीद कर बिगाड़ रहे हो। भारती का चेहरा सिकुड़कर एक छोटी सी झुर्री में बदल गया। हाँ, अगर मैं इसे पहन लूं, सब लोग मुझे फिर से चिढ़ाना शुरू कर देंगे। मैं यह नहीं चाहता, उसने उदास होकर कहा। उसे ब्रश के साथ देखकर दुख हुआ। उसने उदास होकर भारती की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि वह जो भी आसान काम करना चाहता था वह भी नहीं कर पा रहा है। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने अपने बैग से नेल पॉलिश का एक कोट निकाला। उन्होंने कहा, भारती, इसे लिखो। तुम्हें इसका रंग नहीं पता, इसलिए कोई इसे देखकर इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। भारतीय का मुरझाया चेहरा फूल की तरह खिल उठा और उसने कहा, धन्यवाद दुरी, और उसने उत्सुकता से उसे उससे ले लिया। उसने उसे अपने हाथ में रख लिया। पवित्रा, जो चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देख रही थी, ने उन दोनों की ओर सिर हिलाया मानो वह उन्हें कभी सुधार नहीं सकती और कहा, मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूं, और उठकर चली गई। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? चलो कैंटीन में चलकर कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जय अधियामन ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। अधियामन तेजी से अपनी बाइक की ओर चल रहा था। मुझे इस स्थान पर अपने पिता के प्रभाव का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, ये जैस्मीन मुझे हर बार सबके सामने यही याद दिलाती रहती है, उसने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। जय, जो उसके पास ही टहल रहा था, बोला, बेटा, काश मेरे भी तुम्हारे जैसे पापा होते तो मैं सबके सामने गर्व से बताता कि मेरे पापा कितने अमीर हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और अधियामन उसकी ओर मुड़ा और उसे घूरने लगा। जब मेरी मां मरी थी तब वह विदेश में थी। कह रही थी कि उनकी एक बिजनेस मीटिंग है और वापस आने का मौका होते हुए भी वह वापस नहीं आई। कल मेरे साथ भी यही होगा। उसका अपनी पत्नी या बच्चों के साथ कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पैसा ही महत्वपूर्ण है। मुझे अपने पिता के प्रभाव की आवश्यकता नहीं है, उसने गुस्से से कहा और कार स्टार्ट करने चला गया।
वह उसे अकेला कहां छोड़ने वाला था। जय उसके पीछे चढ़ गया और बैठ गया। चलो साहब, उसने कहा, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। जय, तुम जाकर क्लास में आ जाओ और नीचे उतर जाओ, अधियामन ने तंग आवाज में कहा। खैर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करने वाले हैं। मैं आप जो पढ़ा रहे हैं उसी के आधार पर परीक्षा दूंगा। मुझे सारी क्लास क्यों अटेंड करनी चाहिए? मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। आप जहां भी जाइए, मैं आपकी बाइक की तरह आपके पीछे पीछे चलूंगा। जिसने कहा था मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। बेटा, तुम्हें अपनी बाइक बहुत पसंद है, लेकिन किसी ने उसे तोड़ दिया। तुम्हें शायद ध्यान नहीं आया होगा, मैंने उसका मन शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। कोई और विकल्प न होने पर अधियामन ने बाइक स्टार्ट की और कहा, यह कोई और नहीं, वह लड़की है जिसने तुम्हारे इलाके में तुम्हारी मां को मारा था। ओह, तुम्हें मुझे तुरंत बता देना चाहिए था। वह हमारी बहन है ना? एक सहपाठी, लेकिन उसने एक शांत लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? उसने कहा। टूटा हुआ दर्पण देखकर अधियामन को ब्रश पर थोड़ा गुस्सा आया। जैसे ही उसकी बाइक तेज गति से आगे बढ़ी, अधियामन अपने पिता के बारे में सोचकर गुस्से से भर गया और उसने अपना सारा गुस्सा बाइक पर निकाल दिया। जय, जो उसे अच्छी तरह जानता था, सोच रहा था कि अगर वह उसे ऐसी ही किसी जगह ले जाए तो क्या करेगा। यार, बहुत गर्मी है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। तुम भी रुक क्यों नहीं जाते? उसने कहा। लेकिन अभिमन्यु ने अपनी बाइक धीमी करने के बजाय उसकी गति बढ़ा दी। हे भगवान, मुझे लग रहा है कि मैं आज स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, जय ने हल्के से पीठ के बल झुकते हुए कहा। मुझे बेहोशी सी आ रही है भाई, क्या तुम मुझे रोक सकते हो और थोड़ा पानी दे सकते हो? उन्होंने कहा। इसे खरीद कर मुझे दे दो। कोई अन्य विकल्प न होने पर अधियामन वहां एक दुकान पर रुक गया। जय ने आह भरी, पापा, आइसक्रीम कहां से लाए? और जल्दी से नीचे उतरा और पूछा कि आइसक्रीम कहां से आई। फिर वह आइसक्रीम पार्लर में घुस गया। बाइक पर झुके और टूटे शीशे को छूते हुए अधियामन ने अचानक नजर घुमाई तो देखा कि ब्रश आइसक्रीम की दुकान पर बैठा खुशी से मुस्कुरा रहा था और आइसक्रीम खा रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा दिखाई दिया। उसके हाथ में 2 आइसक्रीम ब्रश उसने बाबी के हाथ में रखी आइसक्रीम का एक टुकड़ा खाया और जोर से हंस पड़ी। जैसे जैसे वह उसकी मुस्कान देखता रहा, उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। जब उसने ग्लास होल्डर को कसकर पकड़ने की कोशिश की तो प्लास्टिक उसकी पकड़ में आ गया। अपने क्रोध पर अब और नियंत्रण न रख पाने के कारण वह तेजी से उस मेज के पास पहुंचा जहां ब्रश रखा हुआ था। भारती, जिसने उसे सबसे पहले देखा था, पूछ रही थी, क्या यही वह लड़का है? अधियामन उनके पास आया और बिना कुछ कहे ब्रश का हाथ पकड़ लिया। उसने खुद को घसीटा और चलने लगा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। उस आइसक्रीम पार्लर में अपनी सहेलियों के साथ बैठकर हंसते बोलते और आइसक्रीम खाते हुए उसने अचानक देखा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे घसीट कर ले जा रहा है। एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वह बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे आगे चला गया। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के सभी लोग उनकी ओर देख रहे थे। उसने उसके हाथ पर ब्रश मारा और कहा, तुम कौन हो? मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन उसने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली और एक बार फिर उसके चेहरे की ओर देखने लगा। उसका चेहरा देखकर उसने हाथ ऊपर उठाए और बोली, हे भगवान, क्या ये MS धोनी नहीं है? ये खुद को ऐसे क्यों घसीट रहे हैं? क्या ये मुझे अपनी बाइक का शीशा तोड़ने का बदला लेने ले जा रहे हैं? उसने जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश की। देखो, तुमने मुझे टक्कर मारी, इसीलिए मेरी बाइक का शीशा टूट गया। अभी के लिए इतना ही काफी है। तुम मुझे बिना किसी जरूरत के इतने लोगों के सामने क्यों घसीट रहे हो? तुम्हारा क्या विचार है? मेरा हाथ छोड़ दो, उसने संघर्ष करते हुए कहा। लेकिन अधियामन को किसी भी बात की परवाह नहीं थी। उसने उसे वहां से खींच लिया और अपनी बाइक के पास खड़ा कर दिया। बाइक पर बैठ जाओ और कहो, बैठो। वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बाइक पर बैठना चाहती हूँ। मैं क्यों बैठूं? तुम किससे खेल रहे हो? अगर तुम एक बड़े होने का थोड़ा भी सम्मान करते हो तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी मर्जी से घसीट सकते हो। क्या तुम्हें जरा भी शिष्टाचार नहीं आता? उसने बेकाबू गुस्से से उसे कोसते हुए कहा। अधियामन ने आंखें सिकोड़कर उसे हल्के से घूरा। अगर तुम कार में नहीं बैठी तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करा दूंगा कि तुमने मेरी कार चुराने की कोशिश की।
समस्या तुम्हारे घर तक जाएगी, ठीक है? उसने पूछा। ब्रश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बेवजह मत बोलो, मैंने खिड़की इसलिए तोड़ी क्योंकि तुमने मेरी माँ को मारा था। बस, मैंने तुम्हें अपनी कार कब चुराते देखा? ऐसा कुछ मत कहो। बूढ़ा आदमी जो कुछ देर से कार चला रहा था उसे डांटता रहा और आंख मारता रहा, मानो उसे बैठने के लिए कह रहा हो। ब्रश का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो फट ही जाएगा। क्या होगा अगर इवान उसे ले जाकर उसके साथ कुछ कर दे या उसे पैसों के लिए बेच दे? उसने करने का सोचा, वहां से भागने की सोचो। अगर आप अभी यहाँ से चले गए तो एक पुलिस कार आपके घर के सामने आकर रुकेगी और वे आपको सबके सामने गिरफ्तार कर ले जाएंगे, उन्होंने दूसरी ओर देखते हुए कहा। ब्रश के डर से उसके माथे से पसीना टपकने लगा। जब उसने अधियामन को देखा तो वह बुरा व्यक्ति नहीं लगा, इसलिए उसने सोचा कि वह उसके साथ कुछ नहीं करेगा। हिम्मत जुटाकर वह बाइक पर चढ़ी और पूछा कि क्या उसके दोस्त आ रहे हैं। देख रहे जब तक बावी और भारतीय पैसे देकर बाहर आए तब तक उसकी कार जा चुकी थी। एक तरफ डर और दूसरी तरफ गुस्से से भरी उसकी आंखें थोड़ी परेशान थीं। उसने अपनी दोस्त को वहां खड़ा देखा और पुकारा, बावी। तब तक गाड़ी तेजी से निकल चुकी थी। तभी गाड़ी के जाने की आवाज सुनकर जय 2 आइसक्रीम हाथ में लिए बाहर भागा। सोच रहा था कि कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं गया। पीछे बैठे ब्रश को देखने वाले आदमी को कुछ समझ नहीं आया। जिस आदमी ने भारती को सदमे में वहां जाते देखा उसने बताया, भाव, यह भाई वही है जो उस भाई के साथ आया था। इस बात से नाराज कि कोई उसके दोस्त को इस तरह जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहा है, बावी जेसन के पास पहुंचा और पूछा, भाई, तुम्हारा दोस्त मेरे दोस्त को इस तरह घसीट कर क्यों ले जा रहा है? उसे नहीं पता था कि इवान ने अचानक ऐसा क्यों किया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या उस लड़की ने मेरे दोस्त की बाइक का विंडशील्ड तोड़ दिया? उसने पूछना शुरू किया। ठीक है, उसे अपना चश्मा तोड़ने दो, लेकिन क्या तुम उसे इस तरह सार्वजनिक रूप से घसीटोगे? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? उसने पूछा। जय का आंतरिक स्वरूप उजागर हुआ। देखो, वह वैसा लड़का नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वह मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा नहीं बोलता। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह लड़की जल्द ही वापस आने वाली है। चलो, हम दोनों मिलकर ये आइसक्रीम खाते हैं। उसने उसे आइसक्रीम देते हुए कहा। अधियामन के पीछे बैठे ब्रश को घूरते हुए उसके पूरे शरीर में भय व्याप्त हो गया। उसने उसे वो सारी बातें याद दिला दी जो उसे सिखाई गई थी कि इस समय डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला और कहा, अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अगर तुम मुझे इस तरह बाइक पर ले जाओगे तो क्या मेरे जानने वालों में से कोई मुझे देखकर यह नहीं सोचेगा कि मैं एक बुरा इंसान हूं? बिना कुछ कहे अधियामन उसे सीधे क्लिनिक ले गया और बाहर खड़ा कर दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। ब्रश ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैं चलना जानता हूं, तो अब आप मुझे अस्पताल क्यों ला रहे हैं? अधियामन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नर्स से कुछ कहा और फिर सीट पर जाकर बैठ गए। नर्स पास आई और उसे पुकारा, वैंग, मैडम। लेने के झाड़ू को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए हमने जल्दबाजी में उसकी कार की खिड़की तोड़ दी। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा। वह वहीं बैठा कहीं और देख रहा था। नर्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाकर पूछा, तुम्हें कहाँ चोट लगी? यदि आप ब्रश को नहीं समझते हैं तो नहीं, मुझे परवाह नहीं है। नर्स ने उलझन में पूछा। उन्होंने कहा कि आपको क्रिकेट की गेंद लगी थी। हाँ, उसने हल्के से अपने कंधे पर पड़ी पोशाक और उस जगह के बारे में बताया जहां उसे मारा गया था। जाहिर करना वह स्थान खून से लथपथ और क्षतिग्रस्त था। तब तक डॉक्टर आ चुके थे। उन्होंने उसके घाव की जांच की और उसे रक्त के थक्के को ढीला करने के लिए इंजेक्शन और गोलियां दी। उसका मन दौड़ रहा था, सोच रहा था कि क्या इवान उसका अपहरण कर लेगा और उसे किसी को बेच देगा या उसके शरीर के सभी अंग खरीदकर उन्हें बेच देगा। डॉक्टर ने उसे गोलियां दी, बर्फ लगाने और पट्टियां बांधने को कहा और उसे भेज दिया। वह बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ एक पंक्ति में पूछा कि क्या यह एक अच्छा अस्पताल है। उसने तुरंत बाहर आने का फैसला किया।
अध्यामन उसके सामने आया और बोला, मैंने बिल चुका दिया है, क्या मैं जा सकता हूँ? और आगे बढ़ गया। कौन है ये? पेरुसा को तो पता ही नहीं चला कि मेरे घर पर मुझे पीटा गया, लेकिन वो असमंजस से उसकी तरफ देखने लगी, ये सोचकर कि वो मुझे यहाँ ला रहा है और सारा इलाज करवा रहा है। उसने आदर से उसे अन्ना कहा। अध्यामन, जो इतने समय से शान से चल रहा था, एक क्षण के लिए रुका और उसकी ओर देखा। इससे पहले कभी भी भाई शब्द ने उन पर प्रभाव नहीं डाला था, लेकिन जब उसके मुंह से अन्ना शब्द निकला तो उसे यह बात बिना जाने ही पसंद नहीं आई। उसने अविचल भाव से कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, और जल्दी से वहां से चला गया। उसे देखते ही ब्रश को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि वह सही जगह आ गई है और फंस गई है। उसने कहा कि वह यहाँ से अकेली नहीं जा सकती। वह फिर से उसकी बाइक के पास गई। अध्यामन, जो कार स्टार्ट करके उसका इंतजार कर रहा था, ने देखा कि वह अंदर नहीं आई है तो उसे घूरने लगा। हर बार अंदर जाओ, उसने कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे भीख मांगता रहूं? उसने पूछा। अपने दांत पीसते हुए और अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए ब्रश के पास गाड़ी में चढ़ने और फिर से अपनी बाइक चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कार उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते से वे आए थे, और वह चुपचाप बैठी रही। उसे राहत मिली कि वह उसे फिर से आइसक्रीम पार्लर पर छोड़ने जा रहा है, लेकिन अचानक कार घूम गई और चली गई। ब्रश हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे तो पहले से ही शक था। तुम मुझे अगवा करके बेच दोगे। ये सारी गोलियां और इंजेक्शन इसीलिए तो हैं। 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि तुम अच्छे आदमी हो, उसने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। गाड़ी रोको। उसके पैर उसके मजबूत शरीर के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन झाड़ी ने उनकी पीठ में वार करना जारी रखा और अध्यामन ने थोड़ी दूर पर एक मैकेनिक की दुकान पर कार रोकी और बाहर निकल गए। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, पापा, ये देखो, मम्मी को गेंद मारना मुझसे गलती थी, इसीलिए मैं आपको अस्पताल ले गया और आपका इलाज करवाया। इसी तरह मेरी बाइक का शीशा तोड़ना भी आपसे बड़ी गलती थी। अब आप मेरी बाइक हैं। दर्पण ठीक करवा कर मुझे दे दो, उसने सख्ती से कहा। ब्रश कांप उठा और उसकी ओर देखने लगा। ये कैसा आदमी है? क्या इसे स्कूल की लड़की के साथ ठीक से पेश आना नहीं आता? अगर कोई गलती से गिलास तोड़ दे तो ये इतना हंगामा मचा देता है। लड़की उसे देखकर कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अध्यामन मुंह फेर कर बोला, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। तुम्हें शीशा तोड़ने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। तुम समझते हो कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तब तक जिस मैकेनिक ने उनकी कार का निरीक्षण किया था, उसने कहा, इस पूरे मिरर सेट को बदलना होगा और इसकी लागत 2000 रुपये होगी। ब्रश कांप उठा और उसने अध्यमा की ओर देखा। बाहरी दिखावे से निर्णय न लें ब्रश, जो चेहरे पर घबराहट ले खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे इतनी स्पष्टता से पैसे मांगेगा। उसके पास अपने दोस्तों के लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए सिर्फ 500 रुपये थे, लेकिन वे 2000 रुपये मांग रहे थे। उसे क्या करना चाहिए? उलझन में पड़कर उसने उससे कुछ बात करने के लिए उसे अन्ना कहकर पुकारा। अध्यामन ने दांत पीसते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर उसे साफ समझ आ गया कि वह उसकी मदद नहीं करेगा और उसका उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं है। अचानक झुक जाओ, अध्यामन थोड़ा पीछे हटकर बोला। देखिए पापा, अपने पैरों पर कुछ मत गिरने दीजिए। ऐसा कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। वह यह कह ही रहा था कि उसके पैर से अंगूठी निकालने वाले ब्रश ने उसे पकड़ लिया। उसने ऊपर देखा। मैं सचमुच चाहती हूँ, मैं आपके पैरों पर क्यों गिरूं? उसने कहा। अपनी पायल उतारकर उसके हाथ में रख दी, साथ ही उसके हाथ में 500 रुपये का नोट भी रख दिया। ये सब मिलाकर 2000 रुपये हो जाएंगे। क्या तुम हमारे बीच का सारा हिसाब किताब निपटा दोगे और मुझे अपने साथ ले जाओगे और मेरे दोस्तों के पास छोड़ दोगे? उसने गुस्से से पूछा। उसने अपने हाथ में पहनी एकमात्र अंगूठी की ओर देखा और कहा, क्या यह असली चांदी है? क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ? ब्रश ने अपनी आंखें घुमाई और उसे घूरने लगा।
उसने पैसे और अंगूठी अपनी जेब में रख ली। अधियामन ने दुकानदार से कहा, आप इन चश्मों का ऑर्डर दे दीजिए, मैं शाम को आकर गाड़ी छोड़ दूंगा। फिर उसने गाड़ी फिर से शुरू कर दी। यदि आप अनिच्छा से उस बाइक पर बैठेंगे तो आपको ब्रश मिलेगा। हिम्मत करके हमने अपनी अंगूठी उतार कर उसे दे दी। घर पर पूछने पर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अधियामन को देखकर उसे साफ समझ आ गया था कि किसी का आकलन उसके रूप रंग से नहीं करना चाहिए। वह सुंदर, बलवान और आकर्षक तो था, लेकिन उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि समझ सके कि एक स्कूली लड़के के पास इतना पैसा नहीं होता। वह किसी छोटी सी बात के लिए भी इस तरह जबरदस्ती पैसे ले लेता है। वह मन ही मन सोच रही थी, इस आदमी में इतनी भी समझदारी नहीं कि मेरी बच्ची को जाने बिना मेरी गलती को माफ कर दे। वह मन ही मन सोच रही थी, यह कैसा इंसान है, ऐसे खूबसूरत लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाइक चला रहे अधियामन ने कहा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? उसने जो पूछा वह उसके कानों तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसने पूछा, क्या? जब मैंने तुम्हारी माँ को गेंद से मारा था तो तुम इस तरह क्यों रोए थे? उसने स्पष्ट रूप से पूछा। उसने सोचा कि उसे उसके आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहिए, सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि किसी भी औरत के आंसुओं की। उसे साबित करना था कि उसकी कोई गलती नहीं थी। ब्रश को याद आया कि कैसे उसके सहपाठियों ने उस दिन उसका मजाक उड़ाया था, और वह यह बात किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहती थी जिसे वह पहले से नहीं जानती थी। इसीलिए उसने कहा, तुमने खुद कहा था मैं रोई थी क्योंकि तुमने गेंद मारी थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये क्या है? यह आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। ब्रश ने कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं तुमसे इन सब बातों के बारे में बात ही क्यों करूं? जब वह पूछती है तो वे पहले कौन थे? अन्नुस अधियामन को एहसास हुआ कि वह अनावश्यक रूप से उसके मामलों में शामिल हो रहा है, और वह चुप रहा। थोड़ी देर में मैं पास के आइसक्रीम पार्लर में गया और कार पार्क कर दी। भव्य और भारती को वहां देखकर ब्रास्टा ने भव्या को बुलाया। बाइक से उतरकर उसकी ओर दौड़े। उसने अधियामन की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। जय जल्दी से अधियामन के पास गया और पूछा, क्या कर रहे हो भाई? वो लड़की कहाँ गई जिसे तुम बाइक पर ले गए थे? टूरी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ भी तकलीफ नहीं है? वो भाई तुम्हें कहाँ ले गया? क्या हुआ? वह पूछती रही। चलो पहले यहाँ से चलें, वरना वह अपने कान और गर्दन पर जो कुछ भी है सब उतार कर फेंक देगा। वह असली लुटेरा है, उसने कहा और अपने दोस्तों को बुलाकर वहां से चली गई। जय जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर हैरान रह गया। मैं सचमुच विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने उस लड़की से ये पैसे लिए। क्या वह कोई स्कूली छात्रा है या कुछ और? अगर तुमने शीशा तोड़ा है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा। वह कठोर हृदय वाला व्यक्ति है। सुबह बावी जो अपनी साइकिल लेने स्कूल पहुंची थी, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और अपने बालों को दोनों तरफ से बांध रखा था, जिसमें एक गुलाब का फूल लगा हुआ था। क्या प्रिय, आज तुम कुछ फूल क्यों नहीं लगाते और लड़की होने का नाटक क्यों नहीं करते? ब्रश इस पर हंसे और बोले, वह मुझे नहीं पता प्रिय, जब फूल खिलते हैं तो एक लड़की आती है और भीख मांगती है, उसने साइकिल चलाते हुए कहा। जब वे दोनों हंसते बोलते स्कूल की ओर चल पड़े तो बावी ने पीछे मुड़कर ब्रश की ओर देखा और कहा, डार्लिंग, मुझे बताओ कि क्या आज कक्षा में किसी ने तुम्हें छेड़ा? वह मछली कुछ ऐसा कहेगी, विधायी नृत्य में मत आना और तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए, है ना? ब्रश का चेहरा जो इतने लंबे समय से मुस्कुरा रहा था बदल गया। वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं काला हूँ, इसलिए मैं काला हूँ। वे कहते हैं मैं हूँ। मुझे इसे स्वीकार करना होगा और यह घटित होगा। उसने कहा, टूरी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या काला होना कोई समस्या है? हमारी सुंदरता हमारे रंग में नहीं है टूरी, उसने अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। यह सुनकर ब्रश मुस्कुराया और बोला, यह सब तो सिर्फ मुंह हज़बानी है डार्लिंग। असल दुनिया में तो हर कोई गोरा होना पसंद करता है। फिल्म में सभी नायिकाएं गोरी हैं। सिर्फ नायिका ही नहीं बल्कि सभी सहायक कलाकार भी गोरे हैं।
विज्ञापनों में अभिनय करने वाले लोग भी गोरे क्यों होते हैं? भले ही मैं यह मानने की कोशिश करूं कि मैं सुंदर हूं, कोई वे बीच में आते हैं, कुछ कहते हैं और चले जाते हैं। यदि आप भी मेरी तरह काले होते तो ही समझ पाते। यह सब छोड़ो प्रिय, मैं सुबह सुबह यह सब बातें करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, उसने कहा। जैसे ही वह साइकिल चला रही थी और गलती से उसकी नजर सड़क के दूसरी ओर पड़ गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। ब्रश की बात सुनकर बावी चिंतित हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रश को कैसे बाहर निकाला जाए। मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे कहते रहते हैं कि गोरा होना सुंदर है। उसे इस स्थिति से बाहर निकालना असंभव था और मैंने उसकी ओर मुड़कर सोचा कि मुझे किसी तरह ब्रश करने में उसकी मदद करनी होगी। वह ब्रश कार चला रहा था और सड़क के दूसरी ओर देख रहा था, मानो सोच रही हो कि वह किससे घूर रही है। तभी बावी ने पलटकर देखा तो अधिमान बाइक चला रहा था। डार्लिंग, क्या यह तुम्हारा आदमी है? उसने ये बात मजाक में कही थी ताकि उसका ध्यान बंट जाए, लेकिन जब उसने यह सुना तो उसने अचानक ब्रेक लगा दिए और साइकिल रोक दी तथा पावी की साइकिल पर लात मारी और टक्कर मारी। पावी साइकिल समेत गिर गई। साले खूनी, तू ये क्यों कर रहा है? मुझे देख, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? उसने डांटते हुए साइकिल उठा ली। तो फिर तुम उसे अपना आदमी क्यों नहीं कह देते? वह सचमुच बहुत स्वार्थी है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उसकी वजह से मुझे घर में कितनी डांट पड़ी है। मैं 2 दिन से पूरे घर में खोया हुआ हार ढूंढ रही हूँ। उसमें जरा भी दया नहीं है, न ही नेक इरादे। वो पत्थर दिल आदमी है। वो जितना खूबसूरत है उतना ही बुरा भी है। उन्होंने कहा, आप किसी को भी मेरा आदमी कहकर ताना मार सकते हैं, लेकिन उसे सिर्फ वह कहकर न पुकारें। बावी ने अधियामन की ओर देखा जो अपने दोस्तों के साथ वहां खड़ा था। लेकिन भले ही वह बदमाश है, पर वह भाई बहुत सुंदर है। वह हमारे दिव्या भाई के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता है। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह भाई अपने कॉलेज में बहुत मशहूर है और कई लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं, उसने कहा, और अधियामन के बारे में जो कुछ उसने सुना था उसे बताया। किसी वस्तु के प्रति स्वाभाविक घृणा जो उसके लिए छूने के लिए बहुत दूर है, उसके मन को यह समझाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी कि वह वस्तु अच्छी नहीं है। ठीक इसी तरह जो ब्रश उसकी ओर देख रहा था, वह अच्छी तरह समझ गया कि उन दोनों के बीच एक अप्राप्य अंतर था। वह उतना ही सुंदर है जितना वह बनना चाहता है। उसे जाने दो, मुझ में क्या खराबी है? मैं उसे पसंद नहीं करती। वह सचमुच बहुत घमंडी है। उसने डांटते हुए अपनी साइकिल उठाई और स्कूल के लिए निकल पड़ी। अतियामन, जो रात में अपने दोस्तों से बात कर रहा था, पीछे मुड़ा और उस दिशा में देखने लगा जिस ओर वह जा रही थी। साइकिल चला रही लड़की जल्दी से पीछे मुड़ी और उसने और भी कुछ देखा। उनकी नजरें मिलीं। ब्रश की आंखें चौड़ी हो गईं। वह यहाँ क्या देख रहा था? शायद वह अगले चक्कर की योजना बना रहा था। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ये सोचकर कि उसे उसके साथ थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए, और सड़क से उस ओर मुड़ गई जहां उसका स्कूल था। अधियामन, जो उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए देख रहा था, उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर वह एक छोटी बच्ची जैसी लगी। इससे पहले 2 बार जब मैंने उसे देखा था तो वह सामान्य स्वेटर में थी, इसलिए जब मैंने उसे देखा तो ज्यादा अंतर नहीं लगा। लेकिन आज जब मैंने उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखा तो उसने एक छोटे बच्चे की तरह अपना माथा खुजलाया। वह वहीं खड़ा यह सोचता रहा कि क्या उसे बिना कुछ कहे ही वह हार उसे दे देना चाहिए, और यह भी सोचता रहा कि अगर वह उससे अनावश्यक रूप से लड़ता तो वह घर पर क्या कहती। जय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ भाई? वह शाम को कॉलेज के लिए निकल गया, इस उम्मीद में कि जब उसकी पढ़ाई खत्म होगी तो वह उसे हार लौटा देगा। उस दिन स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं। मैं आखिरी बेंच पर बैठा था और सोच रहा था कि मैं ब्रश के पाठ पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। यद्यपि वह इसके बारे में सोच रही थी, फिर भी उसे नींद आ रही थी। वह कठोर हृदय वाला व्यक्ति है। सुबह बावी, जो अपनी साइकिल लेने स्कूल पहुंची थी, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और अपने बालों को दोनों तरफ से बांध रखा था, जिसमें एक गुलाब का फूल लगा हुआ था। क्या प्रिय, आज तुम कुछ फूल क्यों नहीं लगाते
और लड़की होने का नाटक क्यों नहीं करते? ब्रश इस पर हंसे और बोले, वह मुझे नहीं पता प्रिय, जब फूल खिलते हैं तो एक लड़की आती है और भीख मांगती है, उसने साइकिल चलाते हुए कहा। जब वे दोनों हंसते बोलते स्कूल की ओर चल पड़े तो बावी ने पीछे मुड़कर ब्रश की ओर देखा और कहा, डार्लिंग, मुझे बताओ कि क्या आज कक्षा में किसी ने तुम्हें छेड़ा? वह मछली कुछ ऐसा कहेगी, विधायी नृत्य में मत आना, और तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए, है ना? ब्रश का चेहरा जो इतने लंबे समय से मुस्कुरा रहा था बदल गया। वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं काला हूँ, इसलिए मैं काला हूँ। वे कहते हैं मैं हूँ। मुझे इसे स्वीकार करना होगा और यह घटित होगा। उसने कहा, टूरी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या काला होना कोई समस्या है? हमारी सुंदरता हमारे रंग में नहीं है टूरी, उसने अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। यह सुनकर ब्रश मुस्कुराया और बोला, यह सब तो सिर्फ मुंहज़बानी है डार्लिंग। असल दुनिया में तो हर कोई गोरा होना पसंद करता है। फिल्म में सभी नायिकाएं गोरी हैं। सिर्फ नायिका ही नहीं बल्कि सभी सहायक कलाकार भी गोरे हैं। विज्ञापनों में अभिनय करने वाले लोग भी गोरे क्यों होते हैं? भले ही मैं यह मानने की कोशिश करूं कि मैं सुंदर हूं, कोई वे बीच में आते हैं, कुछ कहते हैं और चले जाते हैं। यदि आप भी मेरी तरह काले होते तो ही समझ पाते। यह सब छोड़ो प्रिय, मैं सुबह सुबह यह सब बातें करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, उसने कहा। जैसे ही वह साइकिल चला रही थी और गलती से उसकी नजर सड़क के दूसरी ओर पड़ गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। ब्रश की बात सुनकर बावी चिंतित हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रश को कैसे बाहर निकाला जाए। मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे कहते रहते हैं कि गोरा होना सुंदर है। उसे इस स्थिति से बाहर निकालना असंभव था और मैंने उसकी ओर मुड़कर सोचा कि मुझे किसी तरह ब्रश करने में उसकी मदद करनी होगी। वह ब्रश कार चला रहा था और सड़क के दूसरी ओर देख रहा था, मानो सोच रही हो कि वह किससे घूर रही है। तभी बावी ने पलटकर देखा तो अधिमान बाइक चला रहा था। डार्लिंग, क्या यह तुम्हारा आदमी है? उसने ये बात मजाक में कही थी ताकि उसका ध्यान बंट जाए, लेकिन जब उसने यह सुना तो उसने अचानक ब्रेक लगा दिए और साइकिल रोक दी तथा पावी की साइकिल पर लात मारी और टक्कर मारी। पावी साइकिल समेत गिर गई। साले खूनी, तू ये क्यों कर रहा है? मुझे देख, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? उसने डांटते हुए साइकिल उठा ली। तो फिर तुम उसे अपना आदमी क्यों नहीं कह देते? वह सचमुच बहुत स्वार्थी है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उसकी वजह से मुझे घर में कितनी डांट पड़ी है। मैं 2 दिन से पूरे घर में खोया हुआ हार ढूंढ रही हूँ। उसमें जरा भी दया नहीं है, न ही नेक इरादे। वो पत्थर दिल आदमी है। वो जितना खूबसूरत है उतना ही बुरा भी है। उन्होंने कहा, आप किसी को भी मेरा आदमी कहकर ताना मार सकते हैं, लेकिन उसे सिर्फ वह कहकर न पुकारें। बावी ने अधियामन की ओर देखा जो अपने दोस्तों के साथ वहां खड़ा था। लेकिन भले ही वह बदमाश है, पर वह भाई बहुत सुंदर है। वह हमारे दिव्या भाई के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता है। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह भाई अपने कॉलेज में बहुत मशहूर है और कई लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं, उसने कहा, और अधियामन के बारे में जो कुछ उसने सुना था उसे बताया। किसी वस्तु के प्रति स्वाभाविक घृणा जो उसके लिए छूने के लिए बहुत दूर है, उसके मन को यह समझाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी कि वह वस्तु अच्छी नहीं है। ठीक इसी तरह जो ब्रश उसकी ओर देख रहा था, वह अच्छी तरह समझ गया कि उन दोनों के बीच एक अप्राप्य अंतर था। वह उतना ही सुंदर है जितना वह बनना चाहता है। उसे जाने दो, मुझ में क्या खराबी है? मैं उसे पसंद नहीं करती। वह सचमुच बहुत घमंडी है। उसने डांटते हुए अपनी साइकिल उठाई और स्कूल के लिए निकल पड़ी। अतियामन, जो रात में अपने दोस्तों से बात कर रहा था, पीछे मुड़ा और उस दिशा में देखने लगा जिस ओर वह जा रही थी। साइकिल चला रही लड़की जल्दी से पीछे मुड़ी और उसने और भी कुछ देखा। उनकी नजरें मिलीं। ब्रश की आंखें चौड़ी हो गईं। वह यहाँ क्या देख रहा था? शायद वह अगले चक्कर की योजना बना रहा था। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ये सोचकर कि उसे उसके साथ थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए, और सड़क से उस ओर मुड़ गई जहां उसका स्कूल था।
अधियामन, जो उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए देख रहा था, उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर वह एक छोटी बच्ची जैसी लगी। इससे पहले 2 बार जब मैंने उसे देखा था तो वह सामान्य स्वेटर में थी, इसलिए जब मैंने उसे देखा तो ज्यादा अंतर नहीं लगा। लेकिन आज जब मैंने उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखा तो उसने एक छोटे बच्चे की तरह अपना माथा खुजलाया। वह वहीं खड़ा यह सोचता रहा कि क्या उसे बिना कुछ कहे ही वह हार उसे दे देना चाहिए, और यह भी सोचता रहा कि अगर वह उससे अनावश्यक रूप से लड़ता तो वह घर पर क्या कहती। जय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ भाई? वह शाम को कॉलेज के लिए निकल गया, इस उम्मीद में कि जब उसकी पढ़ाई खत्म होगी तो वह उसे हार लौटा देगा। उस दिन स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं। मैं आखिरी बेंच पर बैठा था और सोच रहा था कि मैं ब्रश के पाठ पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। यद्यपि वह इसके बारे में सोच रही थी, फिर भी उसे नींद आ रही थी। To Nikki Narrates USA for more amazing stories. If you enjoyed this video, don't forget to like it and subscribe to my channel for more heartwarming, inspiring, and captivating tales. There's so much more to discover. See you in the next story. Tune to Nikki Narrates USA for more amazing stories. If you enjoyed this video, don't forget to like it and subscribe to my channel for more heartwarming, inspiring, and captivating tales.